प्रतीक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत दोस्तों। अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अभी तो मैं आपके लिए भी जीके की क्लास लेके आया हूँ। अभी जीके की क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम राजस्थान और इंडिया जीके करने वाले भी। इसमें कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी करने वाले भी, और कंप्यूटर भी करने वाले हैं। सभी मतलब पेपर के हिसाब से मैंने क्वेश्चन लेके आए भी। तो आप इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना भी, और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना भी। तो ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। भी इससे पहले मैंने एक क्लास ले ली भी, जिससे भी मैंने मिक्स क्वेश्चन कराए थे भी, टॉपिक वाइज, और सभी पेपर के हिसाब से मैंने एक 10-10, 10-15 हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए थे भी। तो आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना भी, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना भी। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन होने वाला भी हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है कि चौहान शासक ने अपनी रानी सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। तो कौन सा चौहान शासक था भी? अजयराज था भी। अजयराज चौहान शासक था जिसने अपनी रानी के नाम से, सोमलवती के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे भी। ठीक है, तो ये आप याद रखना भी। दोस्तों आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को एक बार शेयर कर दो भी, और वीडियो को लाइक भी कर देना भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला भी कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था भी? जो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया था भी? किसने कराया था भी? अरुणराज ने कराया था भी। किसने कराया था भी? अरुणराज ने कराया था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि विग्रह चतुर्थ, विग्रह चतुर्थ द्वारा लिखित हरिकेली रचना है भी। कि विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित हरिकेली रचना क्या एक नाटक है भी? क्या भी एक नाटक है भी? हरिकेली क्या एक नाटक है भी? हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया भी? विग्रह चतुर्थ द्वारा लिखा गया भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी कि 1301 रणथंभौर के प्रथम शाक्य किसमें हमीर की रानी ने जोर किया था भी? तो कौन सी रानी थी भी हमीर की? कौन सी भी? रंग देती भी। कौन सी थी? रंग देती भी, जिसने जोहर किया था भी। तो इसे दो क्वेश्चन बन गए भी कि 1301 में रणथंभौर का प्रथम शाखा होता है भी, जिसका राजा कौन था भी? हमीर था भी, और रानी कौन थी? रंग देती भी। ठीक है, और आक्रमणकारी कौन था भी? अलाउद्दीन खिलजी था भी। कौन था भी? अलाउद्दीन था भी। ठीक है, तो आप याद रखना भी कौन था? अलाउद्दीन था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था भी। कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था, कौन नहीं था भी? तो देखते हैं भी कौन कौन थे भी, ये देख लेते हैं कौन कौन थे भी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान नहीं था भी। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान कौन कौन थे भी? जनार्दन भी था भी, पृथ्वी भट्ट भी था, पृथ्वी भट्ट। ठीक है, जिसे चंद्रबरदाई भी कहते हैं भी। ठीक है, चंद्रबरदाई का नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट है भी। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है भी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कर लो भी यहाँ पे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान कौन था भी? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को पृथ्वी भट्ट भी कहते भी। ठीक है, और जनार्दन था भी, लेकिन सोमेश्वर नहीं था भी। ठीक है, सोमेश्वर नहीं था भी। ठीक है, तो ये यहाँ पे याद रखना भी। तो कौन कौन थे भी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के दरबारी विद्वान कौन कौन थे भी? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को क्या? पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं भी। ठीक है, और ज्ञानक था भी, वागीश्वर था, जनार्दन था, विश्वरूप था, विद्यापति गौड़ था भी, और आशाधर था भी। ये सभी के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे भी। एक बार और देख लेते हैं भी कौन कौन थे भी। चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई को पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं भी, ज्ञानक, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप और विद्यापति गौड़ और आशाधर थे भी। ठीक है, ये सभी के पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान थे भी। फिर नेक्स्ट है भी कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है भी? तो कौन सा शासक है जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है भी? तो देखते हैं कौन सा संबंधित नहीं है भी। तो कौन सा संबंधित है ये देख लेते हैं भी। नागभट्ट द्वितीय, देवपाल और महेंद्रपाल, ये सभी के गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है भी। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय हो गया, देवपाल हो गया, और महेंद्रपाल फर्स्ट हो गया, ये सभी के गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है भी। लेकिन भरतर भट्ट फर्स्ट के, ये सभी के गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है भी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना भी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था भी, कि गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक कौन था भी, कौन था भी, कौन था भी गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका अंतिम शासक कौन था भी, कौन था, यशपाल था भी। कि गुर्जर प्रतिहार वंश है उसका अंतिम शासक कौन था भी, यशपाल था भी, ठीक है। लास्ट में यश आता है भी तो यशपाल याद रखना भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि गुर्जर प्रतिहार के किस शासक को परम बटारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि दी गई भी थी। कि गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक को परम बटारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी भी, तो कौन था भी, किसके उपाधि दी गई, किसे दी गई थी उपाधि भी ये, तो नागभट्ट द्वितीय को, नागभट्ट द्वितीय को क्या, नागभट्ट द्वितीय को क्या, परम बटारक परमेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि राजशेखर के ग्रंथों में शामिल है भी, कि राजशेखर के ग्रंथों में कौन कौन से शामिल है भी, तो देखते हैं भी कौन कौन से शामिल है भी। तो राजशेखर के ग्रंथों में कपूर मंजरी भी है भी, कपूर मंजरी और बाल भारत काव्य मीमांसा और भुवन कोश भी इस भी के राजशेखर के ग्रंथों में शामिल है भी, ठीक है। तो राजशेखर के ग्रंथों में कौन कौन शामिल है भी देख लेते हैं दोबारा भी। तो कपूर मंजरी, बाल भारत काव्य मीमांसा और भुवन कोश इस भी के राजशेखर के ग्रंथों में शामिल है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। राजशेखर, राजशेखर क्या है? गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल प्रथम के दरबारी विद्वान थे भी। तो राजशेखर कौन थे भी, कौन था भी, गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल प्रथम का दरबारी विद्वान था भी, ठीक है। तो राजशेखर है ना महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल प्रथम का दरबारी विद्वान था भी। तो राजशेखर की रचना कौन सी है भी, तो वो देख लेते हैं एक बार भी। तो राजशेखर की रचना भी काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, प्रचंड पांडव, विदोसाल बंजी काव्य और हरविलास ये सभी के राजशेखर की रचनाएं हैं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि सुम्मिलित करना भी, सुम्मिलित करना भी इनको, एक तरफ राजधानी दी हुई भी, एक तरफ संस्थापक दिया गया भी, ठीक है। तो मंडोर को राजधानी किसने बनाया था भी, तो मंडोर को राजधानी किसने बनाया था भी, किसने बनाया था भी, किसने, रजिल ने, रजिल ने क्या मंडोर को राजधानी बनाया था भी, ठीक है। फिर मेड़ता को राजधानी किसने बनाया था भी, नागभट्ट प्रथम है भी, ठीक है। फिर कनौज को नागभट्ट द्वितीय भी, कनौज को राजधानी कौन बनाता है, नागभट्ट द्वितीय भी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी इसकी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना भी और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना भी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी है भी, तो मंडोर को राजधानी कौन बनाता है भी, रज्जिल बनाता है, मंडोर, मंडोर इसमें रहता आता है नहीं लास्ट में मंडोर, तो रैफ और रज्जिल हो जाएगा भी, ठीक है। फिर मेड़ता को राजधानी कौन बनाता है भी, मेड़ता को नागभट्ट पत्थर बनाता है भी, ठीक है। और बीनमाल को भी नागभट्ट पत्थर बनाता है भी, ठीक है। और उज्जैन को भी नागभट्ट पत्थर राजधानी बनाता है भी, ठीक है। मेड़ता, बीनमाल, उज्जैन इन तीनों को राजधानी कौन बनाता भी, नागभट्ट प्रथम बनाता भी। लेकिन कनौज को राजधानी कौन बनाता भी, नागभट्ट द्वितीय बनाता भी। कनौज, कनौज के ऊपर जैसे देखो ना, कनौज के ऊपर दो मात्रा आते भी तो द्वितीय आएगा भी, ठीक है। तो कनौज को राजधानी कौन बनाता भी, नागभट्ट द्वितीय भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों को कितने कितने भागों में बांट सकते हैं भी, कि राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों को कितने भागों में बांट सकते हैं भी,
तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांट सकते हैं भी, ठीक है। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं भी। किसने बांटा था? हरिमोहन सक्सेना ने, ठीक है। तो इसकी व्याख्या दे लेते हैं एक बार भी। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल जो 1994 में राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया भी। किसके आधार पर भी? धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर भी। तो 4 भागों में विभाजित किया भी। कौन कौन से 4 भाग है भी? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ गया भी, ये हमारा राजस्थान है भी। तो उत्तर पश्चिमी क्या आ गया भी? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आ गया भी। और अरावली आ गई भी, यहाँ पे अरावली आ गई भी। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश आ गया भी। और पूर्वी मैदान आ गया भी, यहाँ पे क्या पूर्वी मैदान आ गया भी। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ गया भी, ठीक है। तो एक बार और देख लो भी, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, 4 भागों में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने विभाजित किया भी। किसके आधार पर? धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया अभी। कि राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था अभी? किसने किया अभी? A.M. हेरन ने किया अभी। A.M. हेरन ने किया अभी। किसने किया अभी? A.M. हेरन ने किया अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी कि राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में A.M. हेरोन और T.H.D. ला टोरसे, A.M.S. कृष्ण और A.L. कोल्सन, C.A. हेकट, P.K. घोष आदि नाम उल्लेखनीय भी। किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन 1936 से 1953 ने प्रस्तुत किया भी, ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया भी? A.M. हेरोन ने किया भी, ठीक है। किसने किया भी? प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया भी? A.M. हेरोन ने किया भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो भी, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक पहुँचनी चाहिए भी, जो भी बच्चे ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हैं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग अभी? जो हमारा प्रतापगढ़ है वो किस क्षेत्र का भाग आता है अभी? तो प्रतापगढ़ में क्या माही नदी बहती है अभी। कौन सी नदी बहती है अभी? माही नदी बहती है। तो माही नदी का भाग क्या है? काठल का क्षेत्र आता है अभी। तो काठल का मैदान कहते हैं, ठीक है। क्या काठल का मैदान कहलाता है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। काठल माही नदी के कांठे किनारे पर स्थित है। प्रतापगढ़ का भूभाग काठल कहलाता है अभी। तो प्रतापगढ़ के माही नदी के किनारे पर है, वो माही नदी किनारे क्या है? काठल कहते हैं, ठीक है। इसलिए काठल का मैदान कहलाता है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, डांगलैंड है वो किसका भाग है अभी? डांगलैंड किसका भाग है अभी? किसका भाग है? क्रोली पठार है अभी। किसका भाग है? क्रोली का पठार है अभी। तो डांगलैंड क्या अभी? क्रोली का पठार है अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। क्या क्रोली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है अभी। क्रोली पठार है, क्रोली पठार में अनियमित पहाड़ियां हैं, उनको क्या क्या कहते हैं? डांगलैंड कहा जाता है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है अभी? छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के किस भाग में स्थित है अभी? किस भाग में है अभी? किस भाग में? दक्षिण भाग में भी, ठीक है। दक्षिणी भाग में क्या? छप्पन का मैदान है अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित है होने के कारण कि इस भाग भूभाग को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है भी। कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 ग्रामों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है भी। तो देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है भी। तो वागड़ किसे कहते हैं भी? डूंगरपुर बांसवाड़ा के वागड़ कहते हैं भी, ठीक है। वागड़ किसे कहते हैं भी? डूंगरपुर बांसवाड़ा वागड़ कहते हैं भी, ये बात सही है भी।
फिर है मेवात। मेवात किसे कहते हैं भी? अलवर भरतपुर वाला इलाका है ना, उसको क्या मेवात कहते हैं भी। क्या कहते हैं? अलवर भरतपुर वाले इलाके को क्या मेवात प्रदेश कहते हैं भी। ठीक है। बोमट। बोमट किसे कहते हैं भी? जहाँ पे भील रहते हैं भी। ठीक है। तो बोमट किसे कहते हैं भी? प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को नहीं कहते भी। ठीक है। तो बोमट में क्या है? उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही आता है अभी। ठीक है। तो बोमट में क्या था अभी? उदयपुर आ गया अभी, उदयपुर आ गया अभी, और डूंगरपुर आ गया अभी, और सिरोही आ गया अभी। डूंगरपुर और सिरोही आ गया अभी। ठीक है। इन्हें कहते हैं अभी, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं आता अभी। ठीक है। और हड़ौती। हड़ौती में कौन सी बाघ आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं भी। हड़ौती में कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आते हैं भी। ठीक है। तो बोमट में उदयपुर आ गया अभी। बोमट में कौन सा आता है? उदयपुर आ गया अभी, उदयपुर आ गया अभी, सिरोही आ गया अभी, और डूंगरपुर का कुछ भाग है अभी। डूंगरपुर, डूंगरपुर आ गया अभी। ठीक है। ये सभी के बोमट का में क्षेत्र में आते हैं अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन भागों में पाई जाती है अभी। कि जुरासिक युग है, कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन भागों में पाई जाती है अभी। तो किन भागों में पाई जाती है अभी? जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में क्या है? जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है अभी। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। कि मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प जुरासिक काल 1800 लाख वर्ष जैसलमेर में जुरासिक काल के लाठी क्षेत्र सेल्स हुए अभी। ठीक है। तो जैसलमेर में क्या है? जुरासिक काल के लाठी क्षेत्र सेल्स हुए अभी। ठीक है। तो जैसलमेर, बाड़मेर में क्या है? जुरासिक काल की चट्टानें पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है अभी। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है अभी? तो देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है अभी। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है अभी? तो जरगा पहाड़ी कहाँ पे अभी? उदयपुर में अभी। कहाँ पे? जरगा, उदयपुर में भी। और कुंभलगढ़ राजसमंद में भी। कुंभलगढ़ कहाँ पे? राजसमंद में। और रघुनाथगढ़ सिक्कर में अभी। ठीक है। तो कामनाथ कहाँ पे अभी? कामनाथ कहाँ पे अभी? कामनाथ सिरोही में नहीं है अभी। कामनाथ सिरोही में नहीं है। तो कामनाथ या कमलनाथ कहाँ पे अभी? उदयपुर में अभी। कहाँ पे? उदयपुर में अभी, उदयपुर में भी। कामनाथ बोल दो या कमलनाथ बोल दो, कहाँ पे? उदयपुर में भी, सिरोही में नहीं है। ये गलत हो जाएगा अभी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है अभी। क्या कौन सी पहाड़ी है जो मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित होती है अभी? तो कौन सी पहाड़ी अभी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है अभी? तो कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ी अभी। तो मेरवाड़ा की पहाड़ी के मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है अभी। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार के अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी टोडगढ़ के निकट मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन, भीलवाड़ा, शाहपुरा का उत्तरी भाग कहलाती है भी। ठीक है। तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पे भी? अजमेर में भी। कहाँ पे? अजमेर का भाग में। अजमेर, नागौर आ गया अभी, भीलवाड़ा, यहाँ पे कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आती है भी। ठीक है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या है? मध्य अरावली श्रेणी में आती है भी। ठीक है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ क्या है? मध्य अरावली श्रेणी में आती है भी। ठीक है। ये आपको याद रखना है अभी। फिर है नेक्स्ट अभी कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है अभी। कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है अभी? कौन सा है अभी? कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है अभी? उड़िया का पठार है अभी। ठीक है। उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार है अभी। तो इसकी व्याख्या दे लेते हैं एक बार भी कि उड़िया का पठार, उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो गुरु शिखर से नीचे है। ये 1360 मीटर ऊंचा है अभी। ठीक है। उड़िया का पठार के राजस्थान का सबसे सबसे ऊंचा पठार है अभी।
जो कि गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर से नीचे है भी स्थित है भी। ये 1360 मीटर ऊंचा है भी पठार है एक, ठीक है, जो 1360 मीटर ऊंचा है भी। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। फिर नेक्स्ट है भी, तो कंप्यूटर क्वेश्चन आगे भी अब, तो कंप्यूटर के देख लेते हैं अभी कि निम्नलिखित में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है अभी। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है अभी, कौन सा भी, एंटीवायरस। एंटीवायरस के एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है अभी। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर वायरस को रोकना, ढूंढना व हटाने का कार्य करते हैं भी। जो कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, मेलवेयर वायरस है उसको रोकना, ढूंढना व हटाने का कार्य करते हैं भी, ठीक है। उदाहरण से एवीरा हो गया भी, नोटन हो गया भी, पांडा हो गया, वेबरूट हो गया, आदि के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भी, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भी। तो देखते हैं भी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भी। डोस हो गया, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ये सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी। कौन कौन से, डोस, विंडोज, लिनक्स, ये सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ओरेकल, ओरेकल के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है अभी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। ऑपरेटिंग सिस्टम का विस्तारित रूप है अभी। ओएस यूजर तथा कंप्यूटर के बीच मध्यावस्था का कार्य करते भी। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर तथा कंप्यूटर के बीच के मध्यस्थता का कार्य करते भी। और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से भी देख लेते हैं एक बार भी। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया भी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया भी, MS डोस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया भी, और iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये सभी के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं भी, ठीक है। फिर अभी पोस्ट, POST का पूरा नाम क्या है अभी। तो क्या होगा अभी पूरा नाम अभी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा अभी। क्या होगा अभी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी, ठीक है। पोस्ट, पी, पी को पावर, ओ को ऑन, एस को सेल्फ, और टी को टेस्ट भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। का पोस्ट, पोस्ट क्या, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बूटिंग से पहले एक प्रक्रिया है। बूटिंग एक प्रक्रिया है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को द्वितीय मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या भी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भी, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है भी। यूनिक्स है, यूनिक्स क्या है भी, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। यूनिक्स, यूनिक्स क्या है भी, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर से ऐसे है कि एक कंप्यूटर सिस्टम को एक से अधिक यूजर एक समय में प्रयोग में ले सकते हैं भी। तो मल्टी यूजर से क्या से होते हैं भी, कि एक साथ के बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं भी, ठीक है। इसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं भी। फिर नेक्स्ट अभी, कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता क्या, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है भी। क्या कहलाता है, जिसे कोई छू नहीं सकता, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है भी, ठीक है। तो इस देख लेते हैं अभी कि कंप्यूटर व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को यूजर छू नहीं सकता। सॉफ्टवेयर को ऐसे प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है अभी, अब साइंस के क्वेश्चन आगे भी, कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है भी, कौन सी मिश्र धातु नहीं है भी। तो कौन सी नहीं है भी, क्या कौन सी मिश्र धातु नहीं है भी। तो देखते हैं भी, कांसा मिश्र धातु है भी, स्टील भी मिश्र धातु है भी, और पित्तल भी मिश्र धातु है भी। लेकिन कैडमियम क्या है, एक मिश्र धातु नहीं है भी, ठीक है।
तो मिश्र धातु कौन सी होती है? दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है भी, ठीक है। जैसे कांसा, पित्तल, स्टेनलेस, मिश्र स्टील, मिश्र धातुएं भी। जैसे जबकि कैडमियम की एक शुद्ध धातु होती है भी, ठीक है, कैडमियम की एक शुद्ध धातु होती है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता भी? तो किस लवण में क्या है क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता भी? तो किस में नहीं होता भी? खाने के सोडा में नहीं होता भी, ठीक है। तो खाने के सोडे में क्या है क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। खाने का सोडा, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने के सोडे क्या कहते हैं भी? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं भी, ठीक है। में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता भी, ठीक है। इसके विपरीत धोने के सोडे और जिप्सम में क्रिस्टलीकरण का जल उपस्थित होता है भी। तो इसकी सोडा आता है, धोने का सोडा आता है भी, और जिप्सम में क्या है क्रिस्टलीकरण का जल उपस्थित होता है भी, ठीक है। लेकिन खाने के सोडे में क्या है? खाने के सोडे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं भी। इसमें क्या है क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अभी, तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है अभी, ठीक है। क्या तांबे के बर्तन है, तांबे का देखते हैं ना हरा हरा हो जाता है अभी, ठीक है। तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण उन पर क्या हरी परत उत्पन्न होती है भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तांबे के बर्तन आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर कार्बोनेट बनाते भी, क्या क्या बनाते भी? वायु के संपर्क में आने पर क्या है कॉपर कार्बोनेट बनाते भी, ठीक है, जो हरी परत के का कारण होता है भी। फिर नेक्स्ट अभी, पित्तल एक मिश्र धातु है भी। पित्तल एक मिश्र धातु है, किस किस की मिश्र धातु होती है भी? पित्तल पित्तल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक की होती है भी। किसकी होती है भी? कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है भी। पित्तल है, पित्तल के कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है भी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। पित्तल पित्तल के तांबो, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है भी, ठीक है, जिसका उपयोग सजावटी वस्तुएं और उपकरणों में किया जाता है भी। तो पित्तल है, पित्तल कॉपर और जिंक की क्या है मिश्र धातु होती है भी। ये यहाँ पे याद रखना, कई बार पूछा जाता है भी ये। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को शेयर भी कर दो एक बार भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पद द्रव अवस्था में पाई जाती है भी? तो एक सुनाया था भी, अब भी आया था भी। तो कौन सी धातु है जो सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है भी? तो कौन सी भी? मरकरी है भी। तो मरकरी क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है भी। तो देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार भी। तो द्रव्य धातु मरकरी का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में सिंदूर बनाने एवं अम्लगम बनाने में होता है भी। पारे को सामान्यतः क्विक सिल्वर का कहा जाता है भी। इसकी परमाणु संख्या 80 तथा द्रव्यमान संख्या 200 है। यह चांदी जैसे सफेद धातु है जो कक्षा ताप पद द्रव के रूप में पाई जाती है भी। मरकरी का प्रमुख एसक सिन बार है भी, ठीक है। तो मरकरी क्या प्रमुख एसक कौन सा है? सिन बार है भी। तो भी रास्ता नंबर पॉलिटिकल आगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है भी? तो कौन सा कथन है वो सही सुमेलित नहीं है भी? यहाँ पे देखो नहीं पूछ रखा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है भी। तो अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है भी। ये बात सही है भी। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है भी। और अनुच्छेद 156 में क्या है? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हता ही नहीं है भी। अनुच्छेद 156 में क्या है? कार्यकाल है भी। अनुच्छेद 156 में क्या है? कार्यकाल है भी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा भाई।
तो ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि अनुच्छेद 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल है भाई। फिर है अनुच्छेद 158 भी। अनुच्छेद 158 में क्या है, राज्यपाल पद के लिए शर्तें भी, ये बात सही है भी। अनुच्छेद 158 में क्या है, राज्यपाल के लिए पद के लिए शर्तें भी। और अनुच्छेद 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ है भी। अनुच्छेद 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ है भी। ठीक है, तो अनुच्छेद राज्यपाल नियुक्त होने के लिए हस्ताक्षर किसमें है अभी, किसमें अभी 157 में अभी, किसमें अभी 157 में अभी। ठीक है, तो ये बात याद रखना अभी। फिर नेक्स्ट अभी, कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं अभी। कि राज्यपाल है, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद है जो राजस्थान में तो नहीं है अभी, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं अभी, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं अभी, सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग भी। सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। तो अनुच्छेद 171 में राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को का नाम निर्देशित करता है भी। तो अनुच्छेद 171 के राज्यपाल के विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का नाम निर्देशित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो भी। ठीक है, ये क्रम याद रखना भी आप, साहित्य, विज्ञान और कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो, उन्हीं के नाम निर्देशित करता है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है भी। तो कौन है भी, महाधिवक्ता होता है भी। कौन होता है, महाधिवक्ता होता है भी। ठीक है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एक वकील, ये वकील ही होता है भी एक। ठीक है, तो महाधिवक्ता होता है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं भी, महाधिवक्ता का वर्णन किसमें है भी। तो अनुच्छेद 165 में क्या, महाधिवक्ता भी। अनुच्छेद 165 में क्या, महाधिवक्ता भी। तो राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल भी। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य रखने वाले किसी व्यक्ति को विधि संबंधी सलाह हेतु महाधिवक्ता नियुक्त करता है भी। तो महाधिवक्ता नियुक्त कौन करता है भी, राज्यपाल करता है भी। ठीक है, उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए भी। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति में क्या, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए भी। और महाधिवक्ता की नियुक्ति किसमें भी, 165 में भी। ठीक है, और नियुक्ति कौन करता है भी, राज्यपाल करता है। कौन करता है भी, राज्यपाल करता है भी। कौन करता है, राज्यपाल करता है भी। ठीक है, अनुच्छेद 165 में भी। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना भी। फिर नेक्स्ट अभी, दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को एक बार शेयर भी कर दो भी आप। फिर नेक्स्ट अभी, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसको प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है भी, कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है भी। तो किसके, यहाँ पे किसके कर लो भी, किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है भी। तो संघीय सरकार है ना, संघीय सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है भी। ठीक है, क्योंकि सेंटर की सरकार का ही प्रतिनिधि होता है भी राज्यपाल, तो सेंटर की सरकार का ही प्रतिनिधित्व करता है भी हमेशा। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी, कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है भी। ठीक है, तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तो राज्यपाल के व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। इस संबंध में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है भी। ठीक है, सब विवेक शक्तियों के प्रयोग के अवसर पर उपस्थित होने पर राज्यपाल वस्तु संघ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है भी। ठीक है, तो संघ सरकार है ना, सेंटर की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है भी राज्यपाल। फिर नेक्स्ट है भी, कि राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु है भी, कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कौन कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए भी। फिर नेक्स्ट अभी, फिर है नेक्स्ट में, कि राजस्थान के निम्न में से राज्यपालों में कौन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं रहे भी, कि राजस्थान के निम्न राज्यपालों में कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे भी। ऐसे कौन सी राज्यपाल है राजस्थान की जो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे भी। ठीक है,
कौन सी अभी? तो बलीराम भगत अभी जो कि राज्यपाल है, साथ में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। बलीराम भगत, सरदार हुकुम सिंह और शिवराज पाटिल के लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन रघुकुल तिलक के लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे भी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। रघुकुल तिलक है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे भी। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन है? राज्यपाल, जो राजस्थान के राज्यपाल है, लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। कौन कौन से? सरदार हुकुम सिंह, शिवराज पाटिल और बलीराम भगत। ये क्या है? राज्यपाल के साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया अभी। तो कौन कौन से अभी? कि राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका क्या है, कार्यकाल के दौरान निधन हो गया अभी। कौन कौन से राज्यपाल ऐसे हैं जिनका क्या है, कार्यकाल के दौरान निधन हो गया अभी? तो कौन कौन से भी? तो एस.के. सिंह है भी, श्रीमती प्रभा राव है भी, और निर्मल चंद जैन है भी, और दरबारा सिंह है भी। ठीक है, ऐसे राज्यपाल है जिनका क्या कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया अभी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। प्रभा राव चौथी ऐसी राज्यपाल है जिनका राजस्थान की राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हुआ अभी। निधन 26 अप्रैल 2010 को हुआ अभी। कब हुआ? 26 अप्रैल 2010 को हुआ अभी। इससे पूर्व क्या? दरबारा सिंह का 23 मई 1998 को हो गया अभी। और निर्मल चंद जैन जिसका क्या है, 22 दिसंबर 2003 को हो गया अभी। और एस के सिंह का क्या है, 1 दिसंबर 2009 को निधन हो गया अभी। एस के सिंह का 1 दिसंबर 2009 को निधन हो गया अभी। ठीक है, तो ऐसे राज्यपाल है जिनका क्या पद पर रहते हुए निधन हो गया अभी। फिर नेक्स्ट अभी कि राजस्थान में लागू कौन सा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रपति शासन है जो सबसे लंबा रहा अभी? कौन सा रहा अभी? चौथा राष्ट्रपति शासन है ना, जो क्या सबसे लंबा रहा अभी। ठीक है, चौथा राष्ट्रपति शासन क्या सबसे लंबा रहा अभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। चौथा राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा अभी। ठीक है, कब तक रहा अभी? 15 दिसंबर 1992 से 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक रहा अभी। ठीक है, ये क्या सबसे लंबा रहा था अभी? चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे लंबा रहा अभी, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक भी। ठीक है, तत्कालिक राज्यपाल कौन थे भी? एम चेन्ना रेड्डी थे भी। कौन थे भी? एम चेन्ना रेड्डी थे भी। और बाद में कौन बन गए भी? बलीराम भगत बन गए। जब हटा था तब कौन बने थे? बलीराम भगत थे भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है अभी? कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है अभी? तो कौन सा अभी? अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 में क्या? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अभी। ठीक है, अनुच्छेद 175 में तो राज्यपाल का अभिभाषण अभी। ठीक है, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अभी। ठीक है, ये आप याद रखना भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। अनुच्छेद 175 में क्या है? सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है भी। अनुच्छेद 175 में क्या भी? सदन में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है भी। ठीक है, और अनुच्छेद 176 में क्या है भी? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है भी। अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्य का विशेष अधिवेशन राज्यपाल राज्य विधानमंडलों में एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है भी। ठीक है, एक साथ समवेत अभिभाषण कर सकता है भी, या विशेष अभिभाषण भी बोल सकते हैं भी। ठीक है, एक साथ। फिर नेक्स्ट अभी कि राज्यपाल धन विधेयक पर कौन सी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता भी? कि राज्यपाल धन विधेयक पर कौन सी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता भी? तो कौन सी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता भी? जब धन विधेयक आता है तो कौन सी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता भी? तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता भी। धन विधेयक होता है जो राज्यपाल की अनुमति
के द्वारा ही पेश किया जाता है अभी, तो उनके पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता अभी। तो राज्यपाल है धन विधेयक को पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अतः धन विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता अभी। ठीक है।